नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सारे टॉपिक वगैरह हम लोग फिनिश कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की और आगे आने वाले 2-3 सेशन में हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो बोल रहा है कि अनंत लंबी आवेश की एक रेखा है, ठीक, वो 2 मीटर की दूरी पर कितने छेद उत्पन्न कर रही है? 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, अब यहाँ सपोज करिए कि ये एक आवेश की रेखा है। ठीक है, अब चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने डेरिवेशन में क्या लिया था? हमने डेरिवेशन में धनावेश लिया था, आप धनावेश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप निगेटिव भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेखा से 2 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी? 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु को हमने P मान लिया। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमको पता है कि यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक समान रूप से किसी कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान निम्नलिखित होता है। ठीक है, चलिए तो E इज इक्वल टू कितना है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होता है? 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, ये चीज होती है। अब मुझे यहां से क्या निकालना है? मुझे लैम्डा निकालना है। सबसे पहले लैम्डा को सेपरेट करिए, लैम्डा को छोड़कर जितना भी दिख रहा है सबको बराबर के दूसरी तरफ भेजिए। यहां देखिए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में लिखा है, बटे में लिखा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E। ठीक है, और यहाँ बटे में लिखा है R, वो हो जाएगा इनटू में, अपॉन में। यहाँ पे यहाँ 2 इनटू में लिखा है तो वो हो जाएगा अपॉन में, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भैया लैम्डा। चलिए, लैम्डा इज इक्वल टू निकालना है। ठीक, अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको इतना तो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है 9 × 10⁹ ठीक है, तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁹ ठीक, इसको अपॉन भेज दिया, ये ऊपर चला गया, ये अपॉन में आ गया, तो इसकी वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ और E की वैल्यू कितनी है? बोल रहा है ये इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये E की वैल्यू है, ये रख दीजिए 4.5 × 10⁴ अपॉन में 2 है। ठीक है भाई, है ना, और R छूट गया ना, देखिए R छूट गया, अब R रखिए, R कितना है? R2 है, ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, और ये देखिए ये 4.5 है 9, ये भी पूरा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/2 बच रहा है, और ऊपर बच रहे हैं 10⁴ और नीचे है 10�9। इसको सॉल्व करिए, 1/2 हो जाएगा 0.5 × 10⁻+4 और ऊपर जाके -9, +4 -9 मतलब -5। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पॉइंट इधर भेजेंगे तो पावर एक माइनस की रिलीज होगी और 10⁻⁻6, ये आंसर आ गया। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है? लैम्डा बराबर क्या होता है भैया? लैम्डा बराबर होता है Q/L, यानी कि आवेश कूलाम बटे मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर। ठीक है, ओके, चलिए इतनी चीज समझ में आ गई भाई, है ना, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है? चलिए लैम्डा आ गया, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ठीक है, ये तीसरी रेखा, चौथी रेखा। ठीक है, सफिशिएंट है इतना अपने डेमो के लिए। देखिए यहाँ पे आयताकार फ्रेम है, आयताकार फ्रेम को दोस्तों अगर आप सामने से देखेंगे तो आयताकार दिखेगा, अगर मान लीजिए आप ऐसे साइड से देख रहे हैं तो क्या होगा? केवल एक लाइन तो दिखेगी। तो हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पर्पस है वो ये समझाने का है कि क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र E के साथ कितना कोण बना रहा है। ठीक है, ये चीज समझना है हमें। ये हमारा कोण हो गया थीटा बराबर हमें दे रखा है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो चीज आप लिख लीजिए, और ये भी देखिए बिल्कुल एकदम फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, कह रहे हैं एक आयताकार फ्रेम है, उस आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है वो दे रखा है, कोण जो बन रहा है वो दे रखा है। ठीक है, आपसे 5 पूछ रहा है, तो आपको पता है कि किसी भी फ्लक्स से गुजरने वाला
कुल क्षेत्र, कुल फ्लक्स, ठीक है, लिखेंगे फ्रेम से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान निम्नलिखित होगा। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा। वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू कितनी है 10 और कॉस 60, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में थीटा होता क्या है, थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण, जो कि यहाँ पे 60 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए ये हो गया 20, ये हो गया 10 और cos 60 कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा पूरा, 10 टाइम्स 10 इंटू 10 मतलब 100। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट अगर आपको नहीं समझ में आ रही है क्या है तो कोई बात नहीं, वैद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की यूनिट आप यहां से भी देख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वैसे वैद्युत क्षेत्र की और भी यूनिट होती है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना तो हम लोग वहां से देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। कैसे आती है बाद में समझेंगे जब हम लोग अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ई की यूनिट रख दिया, ए की यूनिट कितनी है मीटर स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, बस यही इसका मात्रक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन भी कितना ईजी था, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है टू द फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप इसको समझिए, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तेल की बूंद, ठीक है, ये हमने बना दिया तेल, और ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से मुक्त है, मतलब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी वस्तु को, कोई वस्तु है उस पे इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, तो उस वस्तु पे भी कितना होगा, ऋणावेश होगा। ये वस्तु, ये जो तेल की बूंद है ये ऋणावेशित है। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, इस वस्तु, चाहे वस्तु धनावेशित हो चाहे वस्तु ऋणावेशित हो, ठीक है भाई, वस्तु है तो भार तो होगा, बिल्कुल। और भार कितना होता है, अगर द्रव्यमान m है, अगर द्रव्यमान m है तो भार कितना होगा mg, और भार किसी भी वस्तु का हो वो हमेशा कहाँ कार्य करता है, हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। इतनी चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट लगाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होता है तो हम कैसे उत्पन्न करते हैं, ये हमने लास्ट वाले सेशन में बताया था, और हमने कहा था कि टीचर इस पे वाइवा के क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं कि अगर आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो क्या करेंगे। फिर जब आप जवाब देंगे कि सर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लेट, हम आवेशित प्लेट या आवेशित चादर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फिर वो पूछेंगे क्यों, तो उसका भी मैं सब जवाब पिछले सेशन में बता चुका था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही होना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ये हम प्लेट तो बनाएंगे, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब इसमें से कौन सी प्लेट धनावेशित होगी, कौन सी प्लेट ऋणावेशित होगी, इस चीज का निर्धारण हम लोग तब करेंगे। पहले इधर समझिए, ये क्षेत्र में लटकी हुई है, मतलब ये हवा में है, ना ये ऊपर जा रही है बूंद ना नीचे आ रही है, हवा में लटकी है। हवा में इसको लटकाने के लिए करना क्या होगा, हवा में कोई भी वस्तु तभी लटक सकती है जब उस पर नीचे की ओर लगने वाला उसका भार ऊपर की ओर लगने वाले किसी ना किसी बल से संतुलित हो जाए। इसका भार तो भैया नीचे लगेगा ही, अब इस पे एक बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, ठीक है, इस पे एक बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, और उस बल का मान कुछ भी हो, लेकिन मतलब किसी भी रूप में हो, वो बल किसी भी रूप में हो, लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि वो mg के परिमाण के बराबर हो जाए और उसको संतुलित कर ले। तो ना वस्तु नीचे आएगी, क्योंकि वस्तु पे नीचे की ओर जितना बल लग रहा है भार के रूप में, वस्तु पर ऊपर की ओर भी उतना ही बल लग जाए, तो ऊपर वाला बल नीचे वाले बल को संतुलित कर लेगा और फाइनली वो वस्तु यानी वो तेल की बूंद कहीं नहीं जाएगी। अब इसको समझिए, तेल की बूंद ऋणावेशित है, अगर हमें इसको हवा में रखना है तो ऊपर की ओर वैद्युत बल चाहिए, वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा। कब, ये वस्तु, ये तेल की बूंद ऋणावेशित है, इस पर ऊपर की ओर बल चाहिए, तो क्या होगा, ये वाली प्लेट कैसी होनी चाहिए, धनावेशित होनी चाहिए। अब इसका समझिएगा मॉरल कि ये ऐसा क्यों किया गया है, ठीक। देखिए ऊपर की प्लेट अगर धनावेशित होगी और नीचे की प्लेट अगर ऋणावेशित होगी, ठीक है, आपको पता है बूंद है ऋणावेशित, प्लेट है धनावेशित, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे, प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे भी इस पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा, जो नीचे की ओर लगने वाले इसके भार को संतुलित कर लेगा, नीचे की ओर लगने वाला भार, ऊपर की ओर लगने वाला वैद्युत बल, दोनों संतुलित हो जाएंगे और ये हवा में लटकी रहेगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये चीज कैसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी ये धनात्मक प्लेट से लेकर ऋणात्मक प्लेट तक चलेगी बल रेखाएं, ठीक है। अब इस पे एक बल लगेगा ऊपर की ओर, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है।
चलिए, आपको वैसे भी आप समझ सकते होंगे कि तेल की बूंद ऋणावेशित है और वैद्युत क्षेत्र में किसी भी ऋणावेश पर या ऋणावेशित वस्तु पर जो बल लगता है वो हमेशा क्षेत्र के अपोजिट होता है। देखिए, क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर है तो बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, और हमें यही तो चाहिए। क्योंकि अगर सपोज करिए, थोड़ी देर के लिए उल्टा सपोज करिए, अगर नीचे वाली प्लेट धनावेशित होती, ऊपर वाली ऋणावेशित होती, तो धनावेशित प्लेट ऋणावेशित बूंद को अट्रैक्ट कर लेती, उल्टा mg और F बराबर Q इंटू ई, दोनों बल नीचे हो जाते, तब तो बूंद और जल्दी से नीचे आ जाती। हवा में टिकने की बात तो भूल जाइए, वो बूंद और जल्दी नीचे आ जाती क्योंकि उस पर लगने वाला बल बढ़ गया है, ठीक है, वो नीचे आ जाती। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमने ई मान लिया, ठीक है। अब लिखेंगे संतुलन के लिए, ये डायग्राम बना दिया ना, बस बहुत है, अब इसकी में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आप डेरिवेशन तो कर नहीं रहे कि बताएंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, ठीक है। लिखेंगे संतुलन के लिए, इतना आपने अगर डायग्राम साफ सुथरा बना दिया ना, बस टीचर समझ लेंगे, ठीक है। संतुलन के लिए, अब भाई संतुलन के लिए ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, ठीक है। Q इंटू ई शुड बी इक्वल टू mg, यहां से E की वैल्यू निकाली जरा, E इज इक्वल टू कितना आएगा, mg अपॉन में Q। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना निकल के आएगा, E इज इक्वल टू m। यहां पे गौर करिएगा जरा, गौर करने वाली बात यह है कि ये कितना लिखा है, 0.002 mg है ये, mg, ठीक है। mg का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.002 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम में आया। लेकिन हमें क्या है, हम MKS में चल रहे हैं दोस्तों, हम सारे मान MKS में लेंगे, और जब सारे मान MKS में ले रहे हैं तो ये द्रव्यमान का MKS मात्रक क्या होता है, ग्राम नहीं होता है, द्रव्यमान का MKS मात्रक किलोग्राम होता है। तो हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.002 इंटू 10 की पावर -3 था, अब ये ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए फिर से 10 की पावर -3 चढ़ाएंगे और ये बदल जाएगा केजी में। तो हम ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि ये MKS में आ गई है, ठीक है। यहां रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.002 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू में, और G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे Q क्या है, Q है बूंद का आवेश, और वो खुद कह रहा है कि बूंद पर कुल कितना आवेश है, बूंद पर आवेश है इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश। आपको पता है अगर किसी वस्तु पे n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर उत्पन्न होने वाले कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q बराबर n। पहले चैप्टर में आवेशों के क्वांटीकरण में जो हमने पढ़ा था, इसी चैप्टर के थ्योरी में हमने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ाया था, उसी में ये चीज आई थी सामने, ठीक है। तो F इज इक्वल टू n इंटू ई, n क्या होता है, संख्या होती है, और यहाँ पे बोल रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, और जब 6 इलेक्ट्रॉनों बात कर रहा है इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 6, और E की जगह पे E रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसको अब सॉल्व करना ही बचा है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए अब इसका गुणा भाग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आराम से हट जाएंगे। कितना हो गया, ये हो गया 98 अपॉन में 6 इंटू 16, ठीक है। और देखिए यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू है, तो हो जाएगा 2 अपॉन में ये बढ़ गया 1000, और एज इट इज सारे नंबर्स लिख लीजिए। पावर्स बची है, 10 की पावर -6 है अपॉन में 10 की पावर -19 है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ही बची है, ठीक है, कैलकुलेशन करिए जरा। देखिए इसको पहले काटिए, ठीक है, इसको हम किससे काटे, इसको मान लीजिए हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो ये हो गया 8, इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 49, ठीक है। अभी 1000 को डिस्टर्ब मत करिएगा, 1000 हम उसके साथ ले जाएंगे, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर आपने इसको काट दिया 500 हो जाएगा, फिर थोड़ा दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनी 18 का 8 एक हाथ से लगेगा, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 98। इतनी चीज समझ में आ गई, अपॉन में 8 6 48, ठीक। और इसको इसके साथ दे दीजिए, तो 10 की पावर -6 ऊपर गया, प्लस का 19, और ये प्लस की पावर 3। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर जाके 10 की पावर -3। ये लीजिए, इसको जरा सॉल्व करेंगे और इधर भाग करते हैं, 98 को 48 से भाग, ठीक है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ रही है, और इसका मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का MKS मात्रक न्यूटन पर कूलम। कहां से आया, जान ही रहे, E बराबर एक फॉर्मूला होता है F अपॉन Q, ठीक है, यहां से आया। F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलाम, तो ये न्यूटन पर कूलाम, ठीक है।
ओके चलिए, ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ये कहीं ना कहीं पूछा ही जा रहा है। कभी किस्मत अच्छी रही तो 3 नंबर में, नहीं 2 नंबर में, ठीक है, लेकिन आ जरूर रहा है। ठीक, और देखिए कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, कॉन्सेप्ट भी कुछ खास नहीं है, हमेशा बूंद को बैलेंस करना है। अब सपोज करिए ये बूंद अगर धनावेशित होती तो हमको क्या करना पड़ता, भार तो भैया नीचे ही लगेगा, अब इस पे वैद्युत बल ऊपर चाहिए, और धनात्मक आवेश पर या धनात्मक रूप से आवेशित वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाना है तो ऊपर वाली प्लेट निगेटिव होनी चाहिए, तभी वो निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और बैलेंस का कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कैसे बैलेंस करना है वो डायग्राम आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, ओके चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो लास्ट सेशन में पढ़ाया था उसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बोला था उसके लिए उसमें हमने बात करी थी कि अगर मान लीजिए कोई भी गोलीय कोश है, ठीक है, तो किसी भी गोलीय कोश के कारण अगर उसकी त्रिज्या है कितनी r, अगर उसकी त्रिज्या है r, ठीक है, तो किसी भी गोलीय कोश, किसी भी आवेशित, चाहे वो एक समान रूप से धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, बस आवेशित होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, तो उस एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उसी गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है, उसका मान हमें पता है। ठीक है, लिखेंगे हम जानते एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र का मान निम्नलिखित होता है, का मान निम्नलिखित होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, E इज इक्वल टू, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 में कैपिटल R का स्क्वायर, जहां कैपिटल R गोले की त्रिज्या है। ठीक है, गोलीय कोश की त्रिज्या है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैसे आया है समझ लीजिए, क्योंकि Q बराबर कितना निकलता है, Q बराबर निकलता है 4 पाई R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, और जैसे ही आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे R1 त्रिज्या वाले गोले के लिए, R1 त्रिज्या वाले गोले के लिए, कि R1 त्रिज्या वाले गोले के लिए, भाई R1 त्रिज्या वाले गोले के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू, भाई 1 रख रहे हैं सब जगह, 1 रख दीजिए, क्या दिक्कत है। और यहां ध्यान रखिएगा, यहां हम लोग ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है दोनों गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है, यानी कि पहले गोले के लिए सिग्मा और दूसरे गोले के लिए सिग्मा दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो इस चीज का मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, पहले गोले के लिए यहां पे हमें लिखना है सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे R2 त्रिज्या वाले गोले के लिए। ठीक है, R2 त्रिज्या वाले गोले के लिए, ठीक है, ये गोले हैं, खोखले गोले हैं, जिन्हें हम गोलीय कोश भी बोल सकते हैं। ठीक है, गोले के लिए सेम क्या करेंगे, E2 इज इक्वल टू, भाई दूसरे हमने माना पहले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, दूसरे का सिग्मा 2 है। ठीक है, ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, और हमें क्या निकालना है, देखिए हमें तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब समीकरण 1 को, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 को 3 से भाग करिए, या 3 को 2 से भाग कर दीजिए, आना वही है। ठीक है, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 3। ओके चलिए, अब मैं इधर आ जाता हूं, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। ठीक है, इधर कितना हो गया, E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में रखेंगे E2 की वैल्यू, ये रिवर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर और सिग्मा 2 नीचे। ठीक है, लेकिन परंतु अभी आपको पता है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर है, दैट मींस कि क्या कह रहा है, सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2। ठीक है, इक्वल हम एक अलग क्वांटिटी मान लेते हैं सिग्मा की, सिग्मा 1 भी सिग्मा बराबर है, सिग्मा 2 भी सिग्मा बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा 1 की जगह रखा सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह भी रखेंगे सिग्मा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल होकर कितना आएगा, E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू 1:1। यहां से रिजल्ट निकल के आएगा कि E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू 1:1, 1:1 का यही अनुपात आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे।
इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। कह रहा है एक कण है जिसका आवेश, ठीक है, क्यों है और द्रव्यमान कितना है, m है। बात समझ में आ गई। कोई भी एक कण अपने दिमाग में से चित्र बना लीजिए, कोई एक कण है, आवेश है, क्यों, द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, वो m है, ठीक है। कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र में, जिसका एक वैद्युत क्षेत्र, और ये वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है कि E बराबर a माइनस बी एक्स के अंतर्गत गति करता है, जहां a और b दोनों ही क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। कह रहा है x क्या है, x उस बिंदु से दूरी है जहां कण आरंभ में विरामावस्था में था। एक्चुअली में होना क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र लगा है, मान लीजिए कण यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, कण यहां से चलना शुरू करता है, ठीक, तो x और यहां से चलना शुरू किया, वैद्युत क्षेत्र के अंदर चल रहा है और कहीं पे जाके, यहां कहीं जाके स्टॉप हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो भाई ये क्या हुआ, ये एंडिंग पॉइंट पर आकर रुक गया। अब जब ये एंडिंग पॉइंट पे आकर रुक गया तो यही कह रहा है कि x क्या है, उस बिंदु से दूरी है, उस बिंदु से दूरी है जहां कण आरंभ में विरामावस्था में था। भाई कण आरंभ में कहां था, यहां पर था, और कण आखिरी में जाके यहां पे रुका, तो आरंभ में जहां पर वो विरामावस्था में था वही दूरी x है, ठीक है। x क्या है, x उस कण की प्रेजेंट में जो कण की दूरी, प्रेजेंट में कण जहां पर है उस कण की प्रारंभिक बिंदु से दूरी है। प्रारंभिक बिंदु वो बिंदु जहां पे वो प्रारंभ में इनिशियली क्या था, रुका हुआ था। यहां से भाई चलना शुरू किया और किसी भी क्षण आपको देखना है तो उस क्षण उस कण की जो स्थिति है उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी है x, ठीक है। इतनी चीज बता रहा है। फिर आपको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है विरामावस्था तक आने में, विरामावस्था तक आने में मतलब कि वो भाई शुरुआत में उसका वेग 0 था, वो चला नहीं था, फिर उसने चलना शुरू किया वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। जब उसने चलना शुरू किया फाइनली अंत में कहीं जाके रुकेगा, तो फाइनली में जहां जाके रुकेगा और प्रारंभ में जहां पर था, समझिएगा, प्रारंभ में जहां पर था और अंत में जहां पर जाके रुकेगा, उनके बीच चली गई कुल दूरी क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। पहले वाले में कि विरामावस्था तक आने में जब वो फाइनली रुकेगा, उस दरमियान, उस समय, उस क्षण उसकी प्रारंभिक बिंदु से क्या दूरी रही होगी आपको वो निकालना है, ठीक। अच्छा, और फिर कह रहा है उसी क्षण जब वो फाइनली रुक गया होगा उस क्षण त्वरण क्या होगा। हाँ देखिए त्वरण होगा, देखा निकालेंगे, दोनों चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये समझाने के लिए बनाया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको जो जो ज्ञात करना है, पहले तो आपको दूरी ज्ञात करनी, चली गई दूरी, आपको दूरी निकालनी है। पहले में आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। जब आपको इधर दूरी निकालनी है, इधर आपको त्वरण निकालना है, तो दूरी और त्वरण निकालने के लिए जाहिर सी बात है, अब दूरी और त्वरण निकाला है तो आपको न्यूटन के समीकरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बिना आप पार नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, कण है आवेशित, ठीक है, घूम रहा है वैद्युत क्षेत्र में, कण है आवेशित और घूम रहा है किसमें, वैद्युत क्षेत्र में। जब कण आवेशित है, वैद्युत क्षेत्र में घूम रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा ना, बिल्कुल। तो लिखेंगे कि कण पर कार्यरत वैद्युत बल, कण पर कार्यरत वैद्युत बल, कण पर कार्यरत वैद्युत बल। भाई वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण घूम रहा है तो वैद्युत क्षेत्र बल तो लगाएगा ही, ठीक है। कण पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा भाई, F इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई हो गया। अब E की वैल्यू रख दीजिए, E की वैल्यू कितनी दी है हमें, E की वैल्यू हमें दी है A माइनस में BX, ठीक है, ओके। इतनी चीज हमें समझ में आ गई, ये हो गया F। अब F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है ma, तो यहां पे रख देंगे m इंटू ए। कहां से आया, F बराबर ma कहां से आया, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आया, 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 5, ठीक है, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, उसमें पढ़ाया गया है। उसमें ये चीज है कि न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और जो दूसरा नियम होता है वही कहता है कि F बराबर कितना होता है, ma होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, अब मैं उस चीज को यहाँ पर रिकॉल तो नहीं करूंगा, 11वीं क्लास की चीज है, ठीक है, वो आप समझ ही रहे होंगे, और अगर कोई डाउट है तो कृपया करके एक बार वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का स्टेटमेंट होता है, नियम बोल रहा हूं, गति के समीकरण नहीं, गति के समीकरण अलग होते हैं, नियम अलग, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना हो गया, और इसको एज इट इज उतार देंगे, a माइनस बी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a निकालना है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन में m, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का बी एक्स, ठीक है, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, पहले देखिए, पहले आपको दूरी निकालनी है,
चली गई, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए मुझे मतलब दूरी मतलब x चाहिए। अगर अब ये सोचिए हमारे पास इस तरफ तो a है, तो a बराबर कितना पढ़ा है हमने कि dv बाई dt, भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये कहां से आया, त्वरण की परिभाषा से आया। लेकिन अगर मैं सपोज करिए अगर मैं a की जगह पे रख देता हूं dv बाई dt और इंटीग्रेट कर देंगे तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है। इधर आ जाएगा वेग, इधर आ जाएगा समय, समय हमें चाहिए ही नहीं, हमें समय चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, दो तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। और पहला तरीका यह है कि आप इसको यहां पे रखिए और समय और वेग के साथ एक समीकरण प्राप्त करिए, ठीक है। पहला रास्ता वो है, या दूसरा रास्ता हम एक और रास्ता निकाल सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चली गई दूरी चाहिए ना। तो अब इसमें कुछ ऐसी खुरापात की जाए कि a का मान, त्वरण का मान x के पदों में आने लगे। यहां dv बाई dt है ना, t हट जाए और उसकी जगह पे x आ जाए। ऐसा कोई जुगाड़ बिल्कुल कर सकते हैं। जरा देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx लिख सकता हूं ना ऐसे। देखिए बिल्कुल ये दोनों ऑपरेटर होते हैं, कटेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि इसको काट दे रहे हैं, लेकिन ये कैंसिल हो जाते हैं। सपोज करिए dx अपॉन में है, dx इंटू में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा, dv बाई dt, वही चीज आ जाएगी बस। और dx बाई dt देखिए क्या बन रहा है, ये कुछ बन रहा है, ये क्या बन गया, ये वेग बन गया भाई, ये बन गया v, और ये बन गया v, और ये एज इट इज बना रहेगा dv बाई dt, सॉरी dv बाई dx, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पे, इसकी जगह रखिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv बाई dx इज इक्वल टू q अपॉन में m, और ये हो जाएगा a माइनस का bx, ठीक है। चलिए अब इसका करना कुछ नहीं, केवल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इंटीग्रेशन देखिए v dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन में m, और ये हो जाएगा a, ठीक। और इधर हो गया dx माइनस कितना हो गया, q अपॉन में m इंटू b, ठीक है। और ये हो गया x इंटू dx, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा जगह हो जाएगी, ठीक है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन नहीं करेंगे तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dv है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो v की वैल्यू डायरेक्ट x के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू, यहां भी इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, कितना हो जाएगा q, अच्छा देखिए इंटीग्रेशन में जब करने चलेंगे q अपॉन m कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा, q इंटू a अपॉन में m, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, केवल बचेगा dx माइनस, यहां देखिए qb अपॉन m बाहर आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, केवल x dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। इसका इंटीग्रेशन देखिए q इंटू a अपॉन में m, और ये बन जाएगा x माइनस, इधर देखिए q b अपॉन में m इंटू x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हम यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जोड़ना सकते क्या है, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समाकलन का नियम होता है, ठीक है। हम कैसा समाकलन कर रहे हैं, बिना सीमाओं वाला समाकलन कर रहे हैं। बिना सीमा वाले समाकलन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना सीमा वाले समाकलन को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, और उसमें एक कांस्टेंट नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जरा याद करिए प्रारंभिक स्थिति को। प्रारंभिक स्थिति में कण क्या था, विरामावस्था में था। कण विरामावस्था में मतलब v इज इक्वल टू 0 है, और x क्या है, x होता है कण की वास्तविक स्थिति और कण की प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। जब कण अपनी प्रारंभ अवस्था में है तो कण की वास्तविक स्थिति भी वही है और प्रारंभिक अवस्था भी वही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है, 0। यानी कि जब x इक्वल 0 है तब v इक्वल 0 है, तो x इक्वल 0 यहां रखेंगे, ये 0 पूरा 0 करेगा, ये 0 पूरा 0 करेगा, v भी 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लईचा मैं कर ही देता हूं, ठीक है। लिखेंगे प्रारंभिक अवस्था पर, एक्चुअली मैं यहाँ पे शॉर्टकट मारने के मूड में था कि c को गायब कर दूंगा, फिर मैंने कहा आप लोग को कंफ्यूजन होगा इसलिए, ठीक है। देखिए प्रारंभिक अवस्था में
प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में v इज इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल 0 होगा। जब v इक्वल 0 है, x इक्वल 0 दोनों यहाँ पुट कर दीजिए। सब यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0.2 दैट इज 0 इज इक्वल टू यहाँ पे समथिंग इंटू 0 दैट इज 0 माइनस समथिंग इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस c, और यहां से रिजल्ट आया कि भाई c इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अब अच्छा मैं इसको इक्वेशन मान लूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, c का मान समीकरण 2 में रखें। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन में m इंटू एक्स माइनस क्यू बी अपॉन में 2m इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट को पढ़िए, विरामावस्था तक आने में यानी कण चलते चलते लास्ट में जहां रुकेगा उस स्थिति में बात करेंगे। तो विरामावस्था के लिए, जब कण विरामावस्था पे आ जाएगा, चलते चलते लास्ट में कहीं जाके रुकेगा, और जहां पे कण विरामावस्था में आ जाएगा वहां v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे विरामावस्था के लिए यानी अंतिम अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 और क्यू ए अपॉन में m इंटू एक्स माइनस क्यू बी अपॉन में 2m इज इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आप निकालिए, कितना आएगा, यहां से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2a अपॉन में b। ठीक है, ये इधर जाएगा, फिर q से q कट जाएगा, m से m कट जाएगा, कितना आएगा, और एक x से एक x कट जाएगा, कितना बचेगा, a इज इक्वल टू b अपॉन में 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये बचेगा a इज इक्वल टू b अपॉन में 2 इंटू एक्स, क्योंकि q अपॉन m इधर भी है और एक x से एक x कट जाएगा और q अपॉन m यहां से कट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, इतना बचेगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2a अपॉन में b आएगा। ठीक, तो इतनी चीज यहां से आ गई, यानी कि ये तो आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका पहला आंसर हो गया कि इस समय इतना होगा। ठीक, अब आपको ये पता चल गया कि जब वो कण लास्ट में चलते चलते जहां जाके रुकेगा, जब वो रुकेगा उस पॉइंट की दूरी, प्रारंभिक बिंदु से उस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब x का यही मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा जब वो रुका होगा लास्ट में कहीं जाके तो उसका त्वरण क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको मैं एक इक्वेशन बोल दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 समीकरण 2 हो चुकी है और इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमको त्वरण निकालना है और उस क्षण त्वरण निकालना है जब वो लास्ट में जाके रुका था। हमको पता चल गया जब वो लास्ट में जाके रुकेगा तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी पर, प्रारंभिक बिंदु से 2a अपॉन b दूरी पर जाके कहीं भी रुकेगा। और जब वो रुकेगा उस क्षण त्वरण निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, आपको x का मान अंतिम अवस्था के लिए पता चल गया, वही मान लाके यहाँ पे फिट कर दीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, जो त्वरण आएगा वो अंतिम अवस्था में कण का त्वरण होगा। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए जरा। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए, कितना हो गया, a इज इक्वल टू Q अपॉन में m a माइनस बी एक्स। ठीक है, a माइनस बी एक्स, ये हो गया Q अपॉन में m और a माइनस b, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2a अपॉन में b। ठीक है, और b से b कटेगा और b से b कट जाएगा, a माइनस 2a, a माइनस 2a। ठीक है, यहां से देखिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है Q अपॉन में m और ये बनेगा a, और ये देखिए b से b कट गया, कितना बचा, a माइनस 2a, और a माइनस 2a कर रहे हैं तो माइनस का a निकलेगा, यहां से इसको सॉल्व करने में माइनस a निकलेगा और फाइनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस का QA अपॉन में m। ये है आंसर। ठीक है, चलिए, यानी कि कण अंत में जहां पर जाके रुकेगा उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, x इक्वल 2a अपॉन b। प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू किया था वहां से 2a अपॉन b दूरी चलने बाद वो अपने आप रुक जाएगा, वो उसकी अंतिम अवस्था है। तो प्रारंभिक बिंदु से 2a अपॉन b दूरी पर जाके वो रुक जाएगा, वो उसकी अंतिम अवस्था है। और उस क्षण जब वो रुकेगा अंतिम अवस्था पर तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना रहा होगा, a इज इक्वल टू माइनस क्यू a अपॉन में m। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।